So in order to overcome the objections raised against Rutherford, तो उसके बाद क्या आया बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो वेलकम टू माय क्लास। आज हम जानेंगे इस बोहर्स मॉडल ऑफ एटम को, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हम जाना था रथरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, जिसमें हमने कुछ लिमिटेशंस देखी, कुछ डिसएडवांटेजेस देखे, कुछ इसके फेलियर्स देखे। देयरफॉर आज बोहर्स मॉडल ऑफ एटम उसके बाद हमें पढ़ना है। आज हम इसकी पूरी माया को जानेंगे एंड इट वाज गिवन इन 1913। तो बोहर भाई ने क्या बोला, अब हम इसकी चर्चा करते हैं। तो रथरफोर्ड के कुछ लिमिटेशंस थे। तो फर्स्ट लिमिटेशन वाज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन, दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। तो जब इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, उसने ऐसे बोला था कि जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा सर्कुलर पाथ में, तो ए टाइम विल कम, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिवॉल्व कर रहा है, ए टाइम विल कम इट विल लूज ऑल इट्स एनर्जी, इट विल रेडिएट ऑल इट्स एनर्जी एंड फाइनली इट विल फॉल ऑन न्यूक्लियस। तो जब ये न्यूक्लियस पे फॉल होगा, तो क्या हम कह सकते हैं एटम फिर अनस्टेबल हैं? यस। तो फाइनली हम कह सकते हैं एटम जो है इट इज़ अनस्टेबल। बट एज यू नो, एटम तो स्टेबल होती हैं, देन दुनिया में कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर पाती। सो बिकॉज ऑफ दिस अनस्टेबिलिटी ऑफ द एटम, क्योंकि हर एक चीज़ में एटम है। तो देयरफॉर इस मिस्टेक को, इस फेलियर को, इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए आया हमारा नील बोहर इन 1913। इसने अपना एक मॉडल दिया, दैट्स कॉल्ड बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। अब इसके कुछ मेन पोस्टुलेट्स हैं, तो हम लिखते हैं सीधा पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो पहला पोस्टुलेट क्या था बोहर का? बोला ये जो एटम है इसके बीच में सेंटर है एंड सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस। तो क्या बोला? एटम हैज ए सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, इन विच प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स exist. Protons, that is plus, and neutrons means and not, because this have positive charge and this have no charge at all, are embedded inside this. So second जो postulate है, this second वाला postulate जो है, इसी postulate की वजह से it leads to the formation of the stability of an atom. तो atom की stability इसी postulate पे depend है। So what, और ये भी दूसरा पोस्टुलेट में इसने बोला, दूसरे पोस्टुलेट में इलेक्ट्रॉन जो हैं ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये रिवॉल्व करते हैं इन ए डिस्क्रीट, एक वर्ड इसने यूज़ किया डिस्क्रीट, जिसका मतलब होता है फिक्स्ड ऑर्बिटस। डिस्क्रीट ऑर्बिटस में, सर्कुलर पाथ्स में, या सर्कुलर पाथ्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो इसने क्या बोला, ये जो सेंटर वाला न्यूक्लियस है इसके इर्द गिर्द कुछ फिक्स्ड पाथ्स होते हैं, कुछ फिक्स्ड या डिस्क्रीट यानी स्पेशल किस्म के कुछ ऑर्बिटस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है। जब इनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन जब इस डिस्क्रीट ऑर्बिट में, डिस्क्रीट फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस, और ये वाला, ये जो डिस्क्रीट ऑर्बिट है इसका नाम इसने लेटर ऑन क्या दिया, यही सेड, ये जो सर्कुलर पाथ और डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं इसका नाम इसने लेटर ऑन शेल्स दिया, और या इसको आप एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हो। ये जो डिस्क्रीट ऑर्बिट हैं इसका नाम इसने शेल्स या लेटर ऑन एनर्जी लेवल्स के नाम से he gave the name। तो इसने क्या दिया, he later on named discrete orbitus as energy levels or shells। तो एनर्जी लेवल और शेल के नाम से इसने दिया, और साथ साथ ये भी कहा ओनली दीज डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन अलाउड होंगे वो खाली इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में अलाउड होंगे। दैट मीन्स जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा वो अपने अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। और इसकी वजह से क्या इसने एक्सप्लेन की, इसने अच्छे से एक्सप्लेन किया, प्रूव दिया कि एटम स्टेबल है। एज पर रथरफोर्ड एटम स्टेबल नहीं लग रहा था, बट इसने ऐसे प्रूव दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है एक डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व करके एटम को स्टेबलाइज करता है। इसके थर्ड पोस्टुलेट की वजह से हम इसकी माया को अच्छे से जान सकते हैं। तो क्या बोला इसने थर्ड पोस्टुलेट में? बोला जब हम रिवॉल्व करते हैं एक इलेक्ट्रॉन को, जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इस डिस्क्रीट एनर्जी लेवल में, इस ऑर्बिट में, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे। दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये अपनी एनर्जी रेडिएट
नहीं करेंगे। मीनस अब ये जो ये लेवल्स हैं, एनर्जी लेवल्स या एनर्जी शेल्स, ये शेल्स इनमें जो इलेक्ट्रॉन होगा ये अपने अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। जब ये अपने अपने फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन जब तक रिवोल्यूशन में हैं तब तक ये कोई एनर्जी लॉस या गेन नहीं करेंगे। जब एनर्जी लॉस या गेन नहीं हुई तब तक ये एटम, ये एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस पे नहीं गिरेगा। जब न्यूक्लियस पे नहीं गिरा तो अपने ऑर्बिट में चल रहा है, सो इट मेक्स द एटम स्टेबल। सो दिस वाज द मेन पोस्टुलेट। तो क्या बोला इसने, while revolving around nucleus in discrete orbits, electron will not radiate energy। इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। जब ये अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में चल रहा है, रिवोल्यूशन कर रहा है इसके इर्द गिर्द, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, और ये एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, जब ये एनर्जी लूज नहीं करेगा, दैट मीन्स वी कैन से कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने इस अपोजिट चार्ज के इर्द गिर्द घूम रहा है, लेकिन इस पर नहीं गिरेगा बिकॉज इसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड है। तो इसने अपना एक कंसेप्ट दिया था, एनर्जी क्वांटाइजेशन, एनर्जी क्वांटाइजेशन, इस पोस्टुलेट की वजह से। और इस पोस्टुलेट की वजह से हम ये बोल सकते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस एटम के इर्द गिर्द घूम रहा है और बहुत स्टेबल है। दैट मीन्स वी कैन से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, और ये इलेक्ट्रॉन डू नॉट लूज एनर्जी, देयरफॉर होल एटम बिकम्स स्टेबल। यानी एटम की स्टेबिलिटी इससे हम जान सकते हैं। यानी बेस्ड ऑन द डिस्क्रीट शेल्स और डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स वी कैन से, इस शेल के कंसेप्ट से हम ये जान सकते हैं कि एटम जो है इट्स कंप्लीटली स्टेबल। ये इसके 3 पोस्टुलेट्स थे। तो 4th पोस्टुलेट क्या था उसको भी हम जानेंगे। इसने इन डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स और इन डिस्क्रीट लेवल्स को कैसे समझाया। बोला ये जो एनर्जी लेवल्स हैं, एनर्जी levels are known by shells। ठीक, इनको इसने एनर्जी लेवल्स को इसने क्या बोला, एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं, और इसने इन ऑर्बिट्स को, सर्कुलर पाथ्स को क्या बोला, इवन आप लिखो सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर पाथ्स आर नोन बाय शेल्स, और इनको हम एनर्जी लेवल्स के नाम से जानते हैं। और इसने क्या किया, इसने इन इलेक्ट्रॉन जो इन सर्कुलर पाथ्स में चल रहे हैं, इन शेल्स में, इन शेल्स को इसने 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया, एंड रिप्रेजेंटेड दीज शेल्स इन 2 वेज। 2 रास्तों से, 2 तरीकों से इसने समझाया। ठीक, बोला कि इन शेल्स को हम कैसे समझेंगे। ये एक एटम है, इसके इर्द गिर्द जो ये शेल्स हैं इनको हम 2 तरीकों से समझेंगे। एक ईदर बाय नंबर्स, या तो नंबर्स से समझेंगे, और बाय लेटर्स या लेटर्स से समझेंगे। दोनों तरीके बेस्ट हैं। अब समझो, नंबर्स में यूजुअली n डिनोट करता है इंटीजर, कभी 1, कभी 2, कभी 3, 4th शेल के लिए 4, 4, 5 एट्सेट्रा, ठीक, 6। और इन लेटर्स को K, L, M, N, O, P ऐसे इसने डिनोट किया। तो अब बेस्ड ऑन इस कंसेप्ट इसने क्या समझाया। बोला एक एटम है, बीच में न्यूक्लियस है, पहले शेल को हम फर्स्ट शेल के नाम से जानेंगे, सेकंड शेल को दूसरे, थर्ड, फोर्थ, उसके बाद 5th। ठीक, बोला जो पहला वाला शेल है इसको मैं K शेल भी लिख सकता हूँ, सेकंड वाला L, थर्ड वाला M, फोर्थ वाला N, यानी 4 शेल्स का नाम दिया इसने बेस्ड ऑन दैट। मीन्स ये जो ये K है इसके लिए N का वैल्यू 1 रहेगा, इसके लिए N का वैल्यू 2, N का वैल्यू 3, N का वैल्यू 4, N का वैल्यू 5, N का वैल्यू 6। ठीक, और इसने एक फार्मूला दी
2n स्क्वायर। फॉर एग्जांपल ये फार्मूला यूज़ करने से हमें इलेक्ट्रॉन्स का पता चलेगा पहले शेल में, के वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। सपोज के शेल के लिए n इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स it becomes 2 into 1 square, it becomes 2 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे किसमें, के शेल में। उसके बाद एल शेल n इज इक्वल टू 2, it becomes 2 into 2 का स्क्वायर, it becomes 2 2 4 4 2 8 इलेक्ट्रॉन्स किस में आएंगे, एल शेल में। उसके बाद एम शेल में बोला कितने इलेक्ट्रॉन्स हम इनमें अकोमोडेट कर सकते हैं, बोला n का वैल्यू 3 रखो ना, तो बनाओ फिर, दिस बिकम्स 2 into 3 का स्क्वायर, it becomes 18 इलेक्ट्रॉन्स। बोला n का वैल्यू, n के लिए 4 रखो, n का वैल्यू 4 रखो, it becomes 2 into 4 स्क्वायर, it becomes 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। सपोज ये जो k वाला है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे खाली, l में या तो 0 से 8 तक, हम ऐसे नहीं बोल सकते 2, कभी कभी 1 भी आता है इसमें, है ना। तो समटाइम्स लाइक सोडियम का एटम 11 है, तो लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, तो उसका मतलब क्या, दैट मीन्स दो होंगे तो भी बढ़ सकते हैं, नहीं। जब 2, हम ऐसे बोल सकते हैं 0 to 2, 0 to 8, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसमें 32 आएंगे। उसके बाद OP का अपना n इज 5। तो ये था इसका कंसेप्ट। सो थर्ड वाला पोस्टुलेट है, ये जो थर्ड वाला पोस्टुलेट है, इट्स वेरी little bit cumbersome to understand, but you need to understand it. So I have made it little bit with the ease. So ये थर्ड पोस्टुलेट है। तो तीसरा पोस्टुलेट क्या है, इट इज सिंपली इट सेज, ये जो सर्कुलर पाथ्स इसने बोला था, एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कुछ सर्कुलर फिक्स्ड पाथ्स होते हैं, इनका नाम शेल्स दिया या एनर्जी लेवल्स दिया। और ये भी बोला इनको हम 2 तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहली रिप्रेजेंटेशन ये है, आप नंबर्स लो आप 1 2 3 4 5 6, और या लेटर्स लो KLMNOP, और एक फार्मूला दी 2n स्क्वायर, और n के साथ n इज द इंटीजर यानी नंबर 1, n 1 रखो तो k के लिए आपको ये पता चलेगा k में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक, तो फॉर एग्जांपल हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं, देखते हैं बोहर का कितना कंसेप्ट सही जा रहा है। ये तो वैसे सब सही जाएगा, फिर आगे सपोज देयर इज दिस एटम कॉल्ड क्लोरीन। ठीक, इसका एटम नंबर है 17। अब इसमें k शेल में 2, l शेल में 8, और अब आता है m शेल। पहले इनको जोड़ के देखते हैं कितना बना, ये 10, m में 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे, कितने, m में कितने जाते हैं यूजुअली 18, तो 7 इलेक्ट्रॉन भी हमने बेर। ये वाली कन्फिगरेशन क्या होगी, दिस इज फॉर क्लोरीन। जैसे क्या बोला, अगर आप रिप्रेजेंट करोगे क्लोरीन को, जस्ट रिप्रेजेंट दिस एज, ये सेंटर है क्लोरीन का, पहला K L M। तो बोलो करना एक काम, K में 2 इलेक्ट्रॉन डालो, 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 डालो, थोड़ी थोड़ी सी रिपल्सन यहाँ होती है तो दूर दूर रखेंगे, 2 4 6 और बीच में 8। उसके बाद बोला M में 7 डालो, M में 7, इन दोनों के दरमियान 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन, यानी K में 2, L में 8, M में 7। ठीक, अब उसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, वही इसकी वैलेंसी बनेगी, और इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7, और वैलेंसी क्या बनेगी 1। सिंपल, बहुत आसान है। तो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। तो इसने ये जो रिप्रेजेंटेशन थी, इट वाज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, एंड इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इसकी वजह से आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी समझ आएगी आगे जब हम SPDF का कंसेप्ट इसमें उठाएंगे। लेकिन अभी बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में ये इसका कंसेप्ट नहीं है, फिलहाल आपको ये बेस्ड ऑन द L कंसेप्ट हमें समझना है, LMNM। उसके बाद ये जो एनर्जी लेवल्स हैं, इनमें इसने ये बोला, लास्ट फोर्थ वाला पोस्टुलेट बोला कि इनमें ये जो एनर्जी लेवल्स हैं, दे आर एसोसिएटेड विद फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। इनमें क्वांटाइजेशन होगी, यानी एनर्जी क्वांटाइजेशन मीन्स जो क्लोज वाला शेल होगा इसमें एनर्जी कम होगी, जब मिनिमम एनर्जी होती है तभी तो स्टेबल होगा। लास्ट आउटर मोस्ट शेल में एनर्जी ज़्यादा होगी, देयरफॉर इट इज़ वेरी अनस्टेबल। तो पहला शेल जो है, इसमें अपना डिस्क्रीट जो शेल है, इसमें अपनी एनर्जी फिक्स्ड होगी, इसमें भी फिक्स्ड है, बट इसमें ज़्यादा एनर्जी है, इसमें कम एनर्जी, दैट्स व्हाई इट इज़ लाइक, ये बहुत दूर है इससे, ये बहुत करीब है न्यूक्लियस की, बिकॉज इट इज़ क्वाइट स्टेबल, इसमें एनर्जी बहुत कम है। कम एनर्जी का मतलब, इफ इन सिंपल वर्ड्स वी कैन टेक एन एनालॉजी फॉर दैट, अगर किसी बच्चे के पास बहुत कम पैसा है, उसके ख्वाब भी ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, बिकॉज उसने अपने डिज़ायर के हिसाब से जो भी अपने हाथ में पैसा है, एंड व्हेन यू विल गिव हिम और हर लाइक सम, फॉर एग्जांपल a baby, if you give him or her like 1000 रुपीज़, तो उसका ख्वाब भी थोड़ा लंबा होगा, वो अभी उसी टाइम मार्केट निकलेगा, क्योंकि उसकी दैट क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी कहती है कि
फिक्स्ड अमाउंट ऑफ उसके पास होना चाहिए पैसा। अब जब ज़्यादा पैसा आया, ही विल जस्ट ट्राई टू रोम इन द मार्केट, ही विल ट्राई टू this consume this energy means in terms of money I am talking about, so he will try to consume this energy somewhere। तो जब वो उस पैसे को खर्च करेगा तो आफ्टर कंज्यूमिंग ऑल द मनी, जब उसने अपना पूरा मनी कंज्यूम किया तो वहाँ से वो अब वापस आएगा, क्यों? बिकॉज उसकी एनर्जी फिर से डाउन हो गई। तो व्हेन यू विल गिव हिम मनी, जब पैसा आएगा तो उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, वो एक्साइट होगा, वो इसको खर्च करने के लिए तड़पेगा। एंड वंस ही विल कंज्यूम ऑल द मनी, देन ही विल कम बैक होम, बिकॉज अब उसके पास पैसा नहीं है, दैट मीन्स उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी। वही सेम कंसेप्ट बोला था बोहर ने भी, ये भी बोला। नेक्स्ट पोस्टुलेट है, बोला एक इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट में होता है उसको आप एनर्जी दो एच न्यू में, फोटॉन्स वोटॉन्स में, जब एनर्जी वो लेगा इट विल जंप, यानी दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन कभी न्यूक्लियस पे नहीं जाएगा। इलेक्ट्रॉन में इसमें अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में अपनी फिक्स्ड एनर्जी होती है, बट समटाइम्स अगर ये एनर्जी आपने एक्स्ट्रा एनर्जी दी इन टर्म्स ऑफ हीट, इन टर्म्स ऑफ एच न्यू मीन्स दैट मीन्स एनर्जी इन टर्म्स ऑफ द फोटो जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी, तो उसके अकॉर्डिंग एच न्यू जब उसने वो सनलाइट से लाइट एब्जॉर्ब की तो उसमें एनर्जी आई। अब ये इलेक्ट्रॉन सीधा ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइट स्टेट में जंप करेगा, बट इट विल नॉट, जब वहाँ पे एनर्जी फिर से एग्जॉस्ट हो जाएगी ये फिर से जंप करेगा बैक टू इस ग्राउंड स्टेट, मगर न्यूक्लियस पे नहीं गिरेगा। सिंपल वर्ड्स में आप ये याद रखो, इस पोस्टुलेट की बेस पे कहता है ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एनर्जी लेवल्स दे आर एस्टेड विद फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। फिफ्थ वाला पोस्टुलेट, तो फिफ्थ पोस्टुलेट इज दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर एसोसिएटेड विद these shells are associated with fixed amount of energy। हाँ फोर्थ वाला है, हाँ एनर्जी, ये जो ऑर्बिट्स हैं ये शेल्स एनर्जी लेवल्स, ये जो शेल्स हैं दे आर एसोसिएटेड विथ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसी को उसने नाम दिया था क्वांटाइजेशन, ठीक, बोहर्स क्वांटाइजेशन इसने नाम दिया था इसका। एंड इसमें इस मॉडल में भी लिमिटेशंस हैं। देखो लिमिटेशन हर एक चीज़ में है, अगर कोई कह रहा है मुझ में लिमिटेशन नहीं है, इज नॉट परफेक्ट एनफ, बिकॉज एवरीथिंग इज हैविंग डिफिशिएंसी एक्सेप्ट आवर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही वाज ऑल परफेक्ट। ठीक, तो इसमें ये लिमिटेशन थी कि इसने बोला ये जो मेरा मॉडल है इट्स एप्लीकेबल टू ओनली वन इलेक्ट्रॉन स्पीशी, यानी मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशी के लिए एप्लीकेबल नहीं था। पहला, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स या स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल नहीं था, दैट वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम, ड्रॉबैक, लिमिटेशन या फेलियर बोलो। दूसरा फेलियर ये था, इसने बोला कि ये जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एलिमेंट के लिए भी मेरा लाइन स्पेक्ट्रम, यानी जो उनमें लाइन स्पेक्ट्रम हम देखते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन में, किनमें मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज एलिमेंट में, उनका जो लाइन स्पेक्ट्रम है, खाली हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम इसने दिखाया, लाइक यहाँ हीलियम का भी, यानी इट वाज एप्लीकेबल फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जिसमें वन इलेक्ट्रॉन मीन्स हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एटम नंबर 1 हीलियम +1 में, ठीक, IC लिथियम का एटम नंबर +3 है ना, तो प्लस इसमें +2 में, लाइक बेरिलियम +3 में, तो इनमें क्या था, इनमें एटम ये फेल होता था। सो वंस इट वाज फेलिंग इन द मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी इन चारों में तो ये पास हुआ लेकिन इनमें फेल हुआ, लाइन स्पेक्ट्रम भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और इट आल्सो फेल्ड टू एक्सप्लेन रिजल्ट्स ऑफ हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड सेकंड वाज डी ब्रोगलीज इक्वेशन। अब वो दोनों दे आर इन द 11th स्टैंडर्ड, वो हमें नहीं पढ़ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस, आपको ये याद रखना है, एक इलेक्ट्रॉन स्पीशी इन चारों के लिए ये एप्लीकेबल था, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और लाइन स्पेक्ट्रम जो हमने देखा था मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए, हाइड्रोजन के लिए तो इसने एक्सप्लेन किया, लेकिन इसके लिए एक्सप्लेन नहीं किया। इवन हाइड्रोजन में भी एक दिक्कत थी इसमें, कि ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है ना, वहाँ से जब वो रेज आते थे, वो VI BGY और वेबगायर, कुछ बैंड्स वहाँ पे डिसअपियर हो जाते थे, और इन डिसअपियरेंस ऑफ बैंड्स को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया अच्छे से। तो देयरफॉर दीज आर सम, उसी को हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। सो दीज आर सम लिमिटेशंस, एंड इससे पहले हमने पोस्टुलेट पढ़ा। सो दिस वाज ऑल अबाउट बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।